उस शाम भी घनघोर बारिश हो रहे थे। मैं भी नैनीताल के एक अनछुए जगह में फंसा हुआ था। जाता भी कहाँ ऐसे मौसम में। उस शाम मैं घूमने निकला था, पर शाम ऐसे ही कब मौसम बिगड़ गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैं एक होटल के कमरे में बैठा एक कहानी पढ़ रहा था। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ये शहर से दूर का जर्जर हो चुका होटल था, जिसके बिखरे हुए ईंटे पत्थर को हटाकर दो लड़का लड़की किसी तरह इसके छत के नीचे खड़े बाहर के भयानक रौद्र रूपी बारिश को देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। खैर, सच कहे तो लड़की यहाँ ऐसे ही वादियों में घूमने आती थी। वो कहते हैं ना, शांति की तलाश के शहरी खुद को और भी ज्यादा साहसी मानते हैं। और वो इस अनजान जगह से थोड़ा दूर निकल आई। तभी अचानक ही मौसम ने पलटी मारी। वो दोनों लोग अभी थोड़ा नीचे के इलाके में थे और जगह जगह से बारिश के कारण पानी का झरना खुल चुका था। थोड़ी देर पहले लड़की जहाँ खड़ी थे वहाँ पर अब बड़े मलबे का ढेर पड़ा हुआ था, यानी कि भयानक भूस्खलन हुआ था। और उसके पास से ही ऊपर से आते पानी ने एक बड़ा ही झरना बना दिया था। रास्ते के बंद होने के कारण कोई मदद के लिए भी नहीं आ पा रहा था, न कोई गाड़ी गुजर रहे थे। उस लड़की ने एक ब्लैक जींस और लाइट ग्रीन कलर का टॉप पहना हुआ था, साथ ही वाइट कलर के स्नीकर शूज, और बाल उसके पोनी के शक्ल में बंधे हुए थे और गले में एक कैनन का महंगा कैमरा लटका पड़ा था। मेकअप और गहने दोनों ही कम थे, पर थे बड़े महंगे। कोई भी देखकर बता सकता कि वो शहर से यहाँ घूमने आए थे और गलती की वजह से वो इस मौसम में यहाँ पर फंस गई। इधर वो लड़का, वो औसत कद का पढ़ा लिखा सा लग रहा था और बातों से वो भी टूरिस्ट ही लग रहा था। वो अभी भी उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर लड़की बिल्कुल चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान है भी या नहीं। उसे तो ऐसे शाम के घनघोर काले और इस भयानक मौसम में उस लड़के को देखकर अजीब लग रहा था, पर वो ये मानकर चुप थे कि एक से भले तो इसका कारण शायद ये भी था कि वो लड़का कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से बात कर रहा था। इतने में अचानक ज़ोर से बादल गरजा और लड़की ज़ोर से कांप उठी। इतने में लड़के ने कहा, तुम बादल की आवाज़ से ऐसे डर गई? अच्छा हुआ तुमने भूत नहीं देखा। लड़की उस डरावने वातावरण में भूत का नाम सुनकर ना जाने क्यों इस साधारण से मजाक से ही बुरी तरह से डर गई और उसने गुस्से में पहली बार उस लड़के की तरफ नज़र उठाकर देखा। पर अचानक वो ठिठक गई, कारण वो लड़का अजीब तरीके से उसे एकटक ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें बहुत सर्द लग रही थे। उसकी वो नज़र जैसे बिल्कुल ठहर सी गई थी। लड़की को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सिहरन महसूस हुई। इतने में उसके भाव को देख लड़के के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभर आई और उसने फिर सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी भटकती आत्मा को देखा है? इस बार लड़की और शांत नहीं रह पाई और गुस्से से कांपते हुए बोली, कौन कौन हो तुम? लड़का बोला, मैंने कहा था ना, उस शाम भी ऐसे ही बारिश हो रहे थे, बस ऐसी ही घटना घटी थी। मैं भी तुम्हारी तरह भटक गया था। मैं भी बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी इसी पुराने होटल के सामने ऊपर से अचानक एक पानी का झरना ना जाने कब मेरे ऊपर आ पहुंचा। और फिर लड़के ने थोड़ा अटकते हुए कहा, और
और मैं भी गाड़ी समेत खाई में जा गिरा। इस बार फिर आसमान में बिजली कड़की और इधर ये सब सुनकर अचानक लड़की के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। फिर उसने साहस किया और वो जोर से चीखी, ये क्या बोल रहे हो तुम? कौन हो तुम? इस बार लड़का कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी अचानक से जोरदार बिजली कड़की। लड़की की आंखें एक पल को बंद हुई और फिर उसने लड़के की ओर देखकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खाई में गिर गए थे तो फिर तुम अभी यहाँ कैसे हो? इस पर लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो तो अपना कैमरा निकालो और मेरी एक फ़ोटो लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। उसने अपने कैमरे का कैप निकाला और फिर कैमरा लड़के की ओर किया, मगर कैमरे में उसने जो देखा वो देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कैमरे में उस लड़के की तस्वीर आ ही नहीं रही थी। वो लड़का कैमरे में नज़र ही नहीं आ रहा था, बल्कि कैमरा हटाते ही वो लड़का वहीं पर खड़ा था। लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो इतना तो समझ ही गए थे कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लड़की ने कैमरा हटाया और जब सामने देखा तो वहाँ पर वो लड़का अब था ही नहीं। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और तभी उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। बारिश थम चुकी थी और वो लड़का आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उस रात वो सब क्या हुआ लड़की को आज तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और दो छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था।
मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम्स सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी। और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहाँ से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट लूँगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने के बजाय लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया। तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ पर जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी
और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रहे थे मगर पानी नहीं था। ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफ़ी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं। कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा। शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है। कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला
और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नजर आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया।